अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज 9th क्लास का केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 और 7 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और लास्ट पे जो है ना इसका जो टेस्ट बताऊंगा वो आपने ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले आपके जो एमसीक्यूज बताए गए हैं, तो एमसीक्यूज के आंसर्स आपको लास्ट पे ये दे दी गए हैं। तो इसमें से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज मोल। मोल क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को जब आप ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं या जाहिर करते हैं उसको हम कहते हैं मोल। ठीक है, या किसी भी सब्सटेंस के अंदर ये 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इसको भी मोल कहा जाता है। ठीक है, और इसका ये फार्मूला बताया हुआ है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम से मुराद है आपको जो मास गिवन होगा, और ओवर मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जिस तरह अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो एक जो ऑक्सीजन का एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है, जबकि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है दो एटम्स मौजूद हैं। यह हमारी O2 है, इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है? 2, और हर एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 16। ठीक है, तो ओवरऑल इसका कितना हो जाएगा? 32। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा? 32। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताई गई है। मोल इज मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ प्योर कार्बन। अब इसके अंदर क्या बताया गया कि कार्बन 12 जो है ना उसको हमने एज अ स्टैंडर्ड यूज किया है। यानी कि जब आप कोई चीज़ बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले एक आप रेफरेंस यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 किलो शुगर है, वो आपने कैलकुलेट करनी हो तो एक तराजू में आप 5 केजी का जो वेट होगा वो रखेंगे, और फिर उसके रेफरेंस से आपने जितना शुगर ऐड करना होगा वो आपका जो दूसरी जो साइड होगी फिजिकल बैलेंस की उसके ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कंपेयर किया जाता है इसमें किसी भी एलिमेंट का जो मास है उसको हमने कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाता है। तो उसके बाद इसका सिंबल है मोल से MOL, मोल से ज़ाहिर किया जाता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। जी, उसके बाद है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान आपने डिफरेंशिएट करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता है कि इट इज़ अ शॉर्टेस्ट फार्मूला विच कंटेन द सिंपलेस्ट होल नंबर वैल्यूज, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसके अंदर एज सच जो एटम्स होते हैं और उनकी जो तादाद होती है वो बयान की गई होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल बताऊं, ये मेरे पास है बेंजीन। तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है अगर मैं उसकी पहले बात करूं तो वो होता है C6H6। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर मैं इसी का सिंपल फार्मूला निकालना चाहूँ तो चूंकि इसमें जो रेशो है वो 6:6 है, यानी कि दोनों तरफ वैल्यू सेम है, तो ये आपस में डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो इसमें कार्बन का भी एक एटम आ जाएगा और हाइड्रोजन का भी एक एटम आ जाएगा, और ये जो फार्मूला ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा, जिसको हम शॉर्टेस्ट फार्मूला भी या सिंपलेस्ट फार्मूला कहते हैं। इसको भी आपने याद रखना है। इनके ये पॉइंट 3 में फार्मूला बताया गया कैसे आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है और कैसे जो है आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। ये आपने फार्मूला और लास्ट पे एग्जांपल है वो भी आपने याद रखनी है।
जी उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9 ग्राम्स ऑफ स्टीम। अच्छा स्टीम का तो आपको पता होगा, वाटर वेपर जो उनसे होते हैं, वाटर के जो वेपर्स हैं उसको हम कहते हैं स्टीम। वी से मुराद है वेपर्स, ठीक है। तो हमने 9 ग्राम स्टीम के अंदर जो है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो चूंकि ये वाटर है और वाटर के अंदर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके साथ और कौन सी चीज़ मौजूद है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। सबसे पहले हम वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है और उनका जो एटॉमिक मास है उसको हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास जो वाटर का ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर मास है वो आ जाएगा। जी उसके बाद हमने वही अपना फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का, गिवन मास ओवर मोलर मास। और लास्ट पे चूंकि हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, जिधर भी नंबर्स का जिक्र होगा उसके लिए आपको एवोगैड्रो नंबर भी रिक्वायर होंगे। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमने याद रखी हुई है, वो कितनी है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो जिधर भी ये नंबर का लफ्ज आ जाएगा ना, उधर आपको उस चीज को नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करना होगी। जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द मोलर masses ऑफ यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। जी इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बताया हुआ है सेम, जो जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वही इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है उसी के बराबर होगा। ये जिस तरह बताया हुआ है इसने, मोलर मास ऑफ यूरेनियम 238 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम 238। मतलब कि ये जो 238 या 235 है ये असल में क्या चीज़ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है या फिर मॉलिक्यूलर मास है। ये जो लास्ट पे लिखा होता है इससे क्या मुराद है कि इसका मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है। ये फॉर एग्जांपल जिस तरह कार्बन के साथ लिखा होता है कार्बन 16, कार्बन 14, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटॉप्स हैं। इनका एटॉमिक मास तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैव डिफरेंट मास। जाहिर बात है मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल तब बनते हैं जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। जैसा ये जो है ये है आपका H2, ठीक है। और एटम जो सा है, एटम आपको पता है वो सिंगल एटम होता है, मतलब इंडिविजुअल एटम आपका। तो एक चीज आपके पास H2 और एक है सिंपल H, ठीक है। तो जाहिर बात है ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है। तो जाहिर बात है इसका जो मास है वो सिंगल एटम से डबल होगा। और जाहिर बात है इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या एवोगैड्रो नंबर है वो भी मुख्तलिफ होंगे। अगर आपका मॉलिक्यूल है तो इसमें जाहिर बात है 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम जो हैं वो एवोगैड्रो नंबर के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका जो मास है वो आ जाएगा 12.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का एटम है या मोल है, तो आपने क्या करना है, उसी को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर जो है वो वही आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये पावर उसने साथ ही लिख दी है
इस जगह में, तो ये पावर जो है ये आपको पता है ऊपर आएगी इसके, जिस तरह ये लिखी हुई है जी। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं, जिस तरह आयन क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, फार्मूला यूनिट, फ्री रेडिकल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसकी आपने डेफिनेशंस और जो एग्जांपल्स हैं वो आपने याद रखनी है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि आयन क्या होता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो क्या बन जाता है, वो आयन बन जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव होता है उसको हम कैटायन कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको हम एनायन कहते हैं। और इस तरह जो मॉलिक्यूलर आयन है वो कैसे बनता है कि जब कोई मॉलिक्यूल जो है आयंस को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, तो वो भी क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन। यानी कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो वो आयन बनेगा, और इसी तरह जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन। और फार्मूला यूनिट क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स का जो मैस होता है, जैसा सोडियम क्लोराइड है, ये हमारे पास है एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब कि इसमें आयनिक बॉन्ड है। तो इनका जो मैस होता है ना, उसको हमने उनका जो यूनिट होता है उस यूनिट को कहा जाता है फार्मूला यूनिट, उसमें मेजर किया जाता है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं जी, किसी एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, इनके एक इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, तो वो क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कि किसी भी एटम के पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि एटॉमिक जो हमारे पास एटॉमिक मास है उसको जिस यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, अमूमन तौर पे वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उसका जो यूनिट होता है उस यूनिट को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं AMU। ये लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर के बारे में क्वेश्चन है आपका। डिस्क्राइब हाउ एवोगैड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। कि जो एवोगैड्रो है वो किसी भी सब्सटेंस के बराबर क्यों होता है। तो ये सबसे ऊपर हमने डेफिनेशन के अंदर बात की है कि 1 मोल जो है वो किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं कि हमारे पास जो 1 मोल है वो किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के। और एवोगैड्रो नंबर कौन सा हमारा, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। यानी कि कोई भी एटम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। ठीक है, और ये इसकी वैल्यूज भी आपने याद रखनी है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं कुछ सब्सटेंस के। जिस तरह यहाँ पे हीलियम का बताया हुआ है उसने, और कार्बन का, सोडियम क्लोराइड का, और एक दो और आपके पास कंपाउंड्स हैं। इनका आपने जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल वे है, जो मैथ्स इन्होंने आपको दिया हुआ है, इनके जिस तरह ये 24 है, 24 जो ग्राम्स है आपका होगा गिवन मैस। इसको आपने डिवाइड कर देना है मोलर मैस पे। हीलियम का जो मोलर मैस है वो कितना होता है, 4। ठीक है, ऊपर आपने रखना है गिवन मैस जो उसने बताया हुआ है, और नीचे आपने रखना है मोलर मैस जो उस सब्सटेंस का अपना जो मैस है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह कार्बन का भी अगर आपने कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो आपने इसको मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको 1000 से क्या करना होगा, 250 को डिवाइड करना होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25, और इसको फिर आपने क्या कर देना है, कार्बन का जो मोलर मास है उसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद
सेम इसी तरह 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो गिवन मास आपका कितना होगा 15, और सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा 58.5। और ये कैसे आया है, सोडियम का होता है 23 मॉलिक्यूलर मास जो है, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसका आ गया, सोडियम क्लोराइड का। सेम इसी तरह आपने सल्फर का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। जी ऊपर आपने मोल्स कैलकुलेट किया, नीचे आपने जो है वो मास को कैलकुलेट करना है, और मास किस में आपने कैलकुलेट करना है, ग्राम्स में। ठीक हो गया। तो इसमें जो आपको मोल्स बताए गए हैं वो जो पहला क्वेश्चन है उसमें 1.2 मोल्स बताए गए हैं पोटाशियम के, और पोटाशियम जो है उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 39। ठीक है, तो सेम फार्मूला आपका वही होगा। एक मिनट को सिंपलीफाई करके ना यहाँ पे बताता हूँ। फार्मूला आपका वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स मोल इज इक्वल टू गिवन mass जी। गिवन से मुराद है गिवन मैच जो उसने बताया होता है, और नीचे आ जाएगा मोलर मैस। ठीक है, तो अब इसमें आपने फाइंड क्या करना है, गिवन मैच जो है ना वो आपने फाइंड करना है कि उसने मोल्स तो बता दी हैं आपको, तो उसके नतीजे में आपने क्या करना है, ग्राम्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स जो है कि कितना आपको मैस रिक्वायर है। जाहिर बात है ये जो आपका मोलर मैस होगा ये मोल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इलेबोरेट करता हूँ यहाँ पे। जी ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पोटेशियम है उसके जो मोल्स उसने बताए वो 1.2 है, और मैस इसका कितना है 39। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना मोलर मैस के साथ। यानी कि अगर आप ये देखें ना कि ये जो आपका मोलर मैस था ना इसको हमने ले जाना है दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ जाके ये नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपका वही होगा, लेकिन ये जो है ना आपका मोलर मैस ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इस तरफ डिवाइड हो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना तो आपका ये मैस आ जाएगा ग्राम्स में। और 75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 75 मोल्स हैं और इसमें हाइड्रोजन है, तो आपको पता है एक हाइड्रोजन का जो मैस वो 1.008 होता है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर हम इसको लिखते हैं। और दो हैं तो दो से मल्टीप्लाई होकर इसका जो गिवन मैस आ जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो 75 को हमने 2 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसके अंदर जो इसके ग्राम्स होंगे वो आ जाएंगे। और सेम बाकी भी जो है वो आपने करने हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे इनबॉक्स कर दे। और क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी तरह ही है, इसमें आपने एवोगैड्रो नंबर भी फाइंड करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जिधर नंबर का लफ्ज़ आ जाएगा नंबर ऑफ का, तो उसमें आपको लाजमी तौर पे एवोगैड्रो नंबर भी कैलकुलेट करना होंगे। जी उसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, इसके एमसीक्यूज हैं और साथ ही इसके आंसर बताए गए हैं।
तो इसका मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे भी नोट्स बना के लिखवाए हुए हैं, वो भी आपने याद रखने हैं, अच्छे से रिवाइज करने हैं। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको भी आपने अच्छे से याद रखना है। जिस तरह ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से क्या मुराद है? द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, कि किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज आपको नजर आ रहा है वो उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के ऊपर लिख देता हूँ +2। तो ये जो +2 है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और इसके नीचे बताया हुआ है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। जिस तरह यहाँ पे वो बता रहा है कि जी क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फाइंड करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मालूम होना चाहिए। तो आपको पता है हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 1। तो ये कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस लगाना है। क्रोमियम जो हमने फाइंड करना है उसके जगह पे हम x लिख लेंगे क्योंकि ये अननोन है, यही तो हमने फाइंड करना है। और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी होती है? -2। और ये कितने एटम है इसके? 4। तो आप इसने इसको क्या कर देना है? 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो आपका ये आ जाएगा 2 + x, और ये प्लस माइनस माइनस, और 4 टू द 8। इस सब को आपने बराबर आ देना है 0 के। तो ये -2 और ये 8। इसमें किधर गया? अच्छा जी, ये आपके पास आ गया था। तो फिर आपने क्या करना है कि ये -8 को +2 में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा -6। -6 को आपने दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये आपका क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कैलकुलेट करना है, बताना है रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट ये है कि आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसको ये डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। जिस तरह यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल उसने बताई है कॉपर ऑक्साइड की। तो कॉपर का ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। लेकिन जब आपने रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हाइड्रोजन है वो यूज किया है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? है पहले से डिक्रीज हो गई है, +2 से वो किधर चली गई है? 0, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या करता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको डिक्रीज करता है, कम करता है। उसके बाद है वाई टिन प्लेटेड स्टील इज यूज टू मेक फूड कैन। टिन को चूंकि जंग नहीं लगता इसलिए हम इसको फूड कैन के लिए यूज करते हैं जी। उसके बाद है एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ व्हिच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसकी सबसे जो अच्छी एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो जो लोहे को जो जंग लगता है उसको हम कहते हैं रस्टिंग। आहिस्ता आहिस्ता वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता रहता है और वो खराब हो जाता है। तो एक वो भी एग्जांपल है, और एक ये फोटोग्राफी, यानी कि जब हम कोई पिक्चर खींचते हैं तो उसके नतीजे में भी ऑक्सीडेशन होती है। और ये वाली जो एग्जांपल है ना रस्टिंग वाली, ये मैंने आपको नोट्स पे भी लिखवाई है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं वो भी आपने साथ साथ याद रखने हैं। उसके बाद है जी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, सॉरी,
ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि एक्सप्लेन हाउ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज डील विद कोरियन। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये कोरियन से कैसे बचाती हैं अपने आप को। तो ये जो मटेरियल यूज़ करती हैं वो ऐसा मटेरियल होता है जिसको जंग नहीं लगता, जिस तरह ऊपर हमने बात किया टिन कोटेड मटेरियल। अच्छा, ये आपने एप्लीकेशन भी याद रखनी है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोरियन या हाउ वी कैन प्रिवेंट कोरियन, यानी कि हम कोरियन से जंग से कैसे बच सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपने बताना है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी रिड्यूस हुई है। तो इसकी सिंपल शॉर्टकट टेक्निक यही है कि जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, समझें कि वो जो है वो रिड्यूस हो गई है, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में ज़्यादा हुई है। इनकी दो चीज़ें होती हैं ना, इस तरफ ये हमारे रिएक्टेंट हैं और दूसरी तरफ क्या है, प्रोडक्ट। अगर तो रिएक्टेंट में से किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर आके डिक्रीज हुई है तो वो रिड्यूस हुआ है, और अगर वो इंक्रीज हुई है तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है। जी, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और नीचे आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपने कैलकुलेट करना है। मेथड आपको बता दी है, फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो हम इससे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो आपने पहले डिफाइन करना है, फिर इनकी एग्जांपल देनी है इक्वेशन के साथ, और लास्ट पे सेम ही आपका क्वेश्चन है कि ये लास्ट वाला आप रहने दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लें आप सिर्फ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। और किसी को कोई इशू हो तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है।